हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे का नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। एपिसोड 1 की शुरुआत एक शादी से होती है, जहाँ पर इस ड्रामे की फीमेल लीड हेजू अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है और उतने में ही वहाँ पर सेयन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर दुल्हन की तरह सजी क्यों बैठी हो? तुम्हें भी पता है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है और वैसे भी हमारी शादी प्राइवेट तरीके से होगी, तो किसी को भी तुम्हारी पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तो तुम ये सब कुछ उतार दो। तो ये जो अपने सारे कपड़े और गहने उतारने लगती है, लेकिन तभी सेयन कहता है कि क्या तुम्हारा मेरे सामने नंगा होने का इरादा है? अब रुक जाओ, ये कहकर उसे जैकेट पहना देता है और यहाँ पर सेयन हेजू को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, उन दोनों के बीच होता है कॉन्ट्रैक्ट। सेयन कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 बातें ही इम्पोर्टेंट है। पहला, दुल्हन डाइवोर्स के बारे में बात नहीं कर सकती, और दूसरा, इलेक्शन के बीच हम दोनों का डाइवोर्स कभी नहीं हो सकता। तीसरा, मेरी वाइफ कौन है, उसका क्या नाम है, वो क्या करती है, ये बातें कभी भी दुनिया के सामने नहीं आएगी। अगर दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी ने इस बात को डिस्क्लोज किया, उसे 2 मिलियन वॉन देना होगा। तो हेजू कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को जानकर उस पर साइन कर देती है। उसके बाद सेयन हेजू को रिंग पहनाता है और कहता है कि ये शादी एक समझौता है, इसे तुम कभी भी रियल शादी मत समझना, तुम मेरे पास सिर्फ एक हॉस्टेज के तौर पर रहोगी, ये बात याद रखना। एक्चुअली सेयन की शादी हेजू की बड़ी बहन हेना से होने वाली होती है, पर वो शादी से भाग जाती है। इस वजह से सेयन को हेजू से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि ये शादी 2 अमीर परिवारों के बीच में होने वाली होती है, उनके और उनके फायदे के लिए, क्योंकि हेना के पापा डेली न्यूज के चेयरमैन होते हैं और सेयन के पापा एक प्रेसिडेंट होते हैं, और उन्हें अपने राजनीतिक राज्यों को बढ़ाने के लिए न्यूज वालों की जरूरत होती है, जो उनके बारे में सब कुछ अच्छा लिखे और उनका प्रचार प्रसार करे। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट रहता है, जो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सेयन को तो पहले से ही पता था कि हेना शादी से भागने वाली है, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हेना ने सेयन को ब्लैकमेल भी किया था। अगर उसने उससे शादी से मना नहीं किया तो वो उसके खानदान का सारा काला चिट्टा वो दुनिया के सामने लेकर आएगी। तो सेयन ने तभी से ही हेजू से शादी करने का फैसला कर लिया था। सेयन का ये सब कुछ करने के पीछे क्या मकसद था, वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और आगे इन दोनों की शादी तो हो जाती है, पर इन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं होता, और हेजू को भी सेयन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर हेजू की मॉम और सेयन की मॉम हेजू पर प्रेशराइज करते हैं कि वो सेयन के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करे और वो उसके साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। तो बेचारी हेजू को मजबूरन उन लोगों की बात माननी पड़ती है और वो सेयन के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने की कोशिश करती है और अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसे ये सब करने का जरा भी मन नहीं होता, पर अपनी फैमिली की वजह से वो ये सब कुछ करने लगती है। सेयन भी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये सब कुछ नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मेरी मॉम जो कहती है तुम्हें वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्लान का हिस्सा नहीं हो, इसलिए आइंदा से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, क्योंकि यही तो हमारी डील हुई थी। और सेयन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और आगे कुछ किडनैपर्स एक सिटीजन को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले सरकार को एक बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। इस केस को सेयन संभाल रहा होता है, वो एक प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन होता है और वो हॉस्टेज नेगोशिएटर भी होता है, क्योंकि सेयन लोगों से इस तरह से डील करता है कि उन लोगों के पास सेयन की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और इसी वजह से सेयन पूरी कंट्री में पॉपुलर होता है। उसके बहुत सारे फैंस भी होते हैं और सेयन अपने काम में बहुत माहिर भी होता है। दूसरी तरफ है जो न्यूज चैनल में साइन लैंग्वेज का काम करती है और वो गूंगी है पर इंडिपेंडेंट भी होती है और उसे अपने काम से बहुत प्यार भी होता है, पर यहाँ के वर्कर्स उससे ज्यादा खुश नहीं होते और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हेजू किसी को कोई जवाब भी नहीं दे पाती, क्योंकि बेचारी बोल ही नहीं सकती। और आज हेजू अपनी माँ के साथ अपने सास से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर हेजू की सास हेजू से कह रही होती है कि बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है, इसलिए तुम अपना काम छोड़कर घर पर बैठ जाओ और अपने पति को सपोर्ट करो और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। हेजू की सासू माँ ये सारे बातें उसे कहकर और वहाँ से चली जाती है, पर हेजू की मॉम अपना सारा गुस्सा हेजू पर ही निकालती है। कहती है कि तुम अपने पति को अपने काबू में नहीं कर पाई, इस वजह से तुम्हारी सासू माँ मुझे इतनी सारी बातें सुनाकर चली गई, और पता नहीं कब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है। अगर तुम इसी तरह की हरकतें करती रहोगी ना, तुम्हारे हाथों से सब कुछ चला जाएगा और तुम देखते ही रह जाओगी। हेजू अपनी मॉम की सारी बकवास सुन लेती है, क्योंकि इसकी मॉम को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी बेटी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें तो बस पैसे, पावर और स्टेटस से मतलब होता है। आगे हेजू अपनी मॉम की सारी बकवास
बात सुनकर घर जा रही होती है, लेकिन तभी हेजू को पता चलता है कि उसकी कार को किसी ने हैक कर लिया है। तो हेजू अब बहुत ही परेशान हो जाती है कि अब वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगी। वो किसी तरह अपनी गाड़ी को रोक लेती है। तभी सामने से एक किडनैपर आकर उसके गाड़ी में घुस जाता है। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे गाड़ी स्पीड चलाने के लिए कहता है। तो बेचारी हेजू डर के मारे उसकी बात को मान लेती है और वो गाड़ी को स्पीड में चलाने लगती है। आगे वो किडनैपर सेहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। अगर उसने उसकी बात को नहीं मानी तो वो उसकी वाइफ को जान से मार डालेगा। तो सेहन उस किडनैपर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि ये एक स्पैम कॉल है। उसे लगता है कि वो किडनैपर उससे झूठ बोल रहा है। तभी सेहन का फोन स्विच ऑफ होता है तो वो जल्दी से फोन को चार्ज करता है। तो सीधा हेजू के बारे में पता लगाने के लिए उसकी मॉम को कॉल करता है। तो उसे पता चलता है हेजू कुछ देर पहले अपने मॉम के साथ थी और वो अब घर जा रही है। ये बात सुनकर सेहन राहत महसूस करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ खतरे में नहीं है। लेकिन फिर भी वो हेजू की गाड़ी को ट्रेस करवाता है ताकि वो सब कुछ कंफर्म कर सके कि सब कुछ ठीक है। आगे वो किडनैपर फिर से सेहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ उसके कब्जे में है। तो सेहन उस किडनैपर की बातों को नहीं मानता और वो किडनैपर उसे कहता है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार डालूं? तो सेहन कहता है कि इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि मेरी वाइफ कौन है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मेरी वाइफ को जानते हो। क्या तुम्हें सुबह से कोई और बेवकूफ बनाने के लिए नहीं मिला क्या? मैं ही मिला हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम एक फ्रॉड हो और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। पर वो किडनैपर कहता है कि भले ही इस पूरी दुनिया को तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ कौन है। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार डालूंगा। तो सेहन कहता है कि फिर तो तुम मेरी वाइफ को जान से मार डालो। और सेहन कहता है कि जब तुम मेरी वाइफ का काम तमाम कर दोगे तो उसकी लाश को मेरे घर पर छोड़ देना, ठीक है? ये कहकर सेहन कॉल कट कर देता है। वो किडनैपर तो सेहन की इस तरह से बातें सुनकर पूरी तरह से पगला जाता है और अपना सारा गुस्सा हेजू पर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारा पति तो पूरा पागल है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जियो या फिर मरो, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका बाहर कोई अफेयर चल रहा हो और वो तुमसे प्यार ही नहीं करता? वैसे जो भी हो, मैं तो ये सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगा। इधर हेजू तो सेहन की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि सेहन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। और हेजू को इसी बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और हेजू इसी चक्कर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और हमें यही पर पता चलता है कि हेजू बोल सकती है, वो गूंगी बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत गुस्से से गाड़ी चलाने लगती है। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस चक्कर में उस किडनैपर को चोट लग जाती है। वो बेहोश हो जाता है और हेजू यही मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हेजू भागने से पहले उस किडनैपर के फोन को लेकर भाग जाती है और घर जाकर खुद को फ्रेशन अप करती है और अपने चोटों पर दवाई लगा लेती है। दूसरी तरफ सेहन जल्दी से घर पहुंचता है और घर में जब हेजू को सही सलामत देखता है तब उसे राहत महसूस होता है। जिसके बाद सेहन हेजू को बताता है कि आज मुझे एक प्रैंक कॉल आया था और वो कह रहा था कि उसने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है। और सेहन ये सारी बातें हेजू के सामने करने लगता है और हेजू को बहुत ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि सेहन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। आगे सेहन हेजू को कुछ कहने वाला होता है लेकिन उतने में उसे दूजे का कॉल आता है और दोजे उसे बताता है कि आपने मुझे जो नंबर ट्रेस करने के लिए दिया था उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो एक प्राइवेट नंबर है। जब तक उस प्राइवेट नंबर से 10 मिनट तक बात नहीं की जाती तब तक उस प्राइवेट नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आपको अगली बार उस किडनैपर का कॉल आए तो आप कम से कम अगली बार उस किडनैपर के साथ 10 मिनट तक बात जरूर कीजिएगा क्योंकि तभी हम उसे ट्रेस कर पाएंगे। सेहन कहता है कि ठीक है। तो दोजे पूछता है कि सर आपकी वाइफ कैसी है, वो ठीक तो है ना? तो सेहन दोजे से कहने लगता है कि तुम्हें पता तो है ना, मैंने अपनी वाइफ को पूरी दुनिया के सामने इसीलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ की जान खतरे में पड़े क्योंकि मैं खतरों से घिरा हुआ रहता हूँ और पता नहीं कब कौन कहाँ से मुझ पर हमला करे और इन सब में मेरी वाइफ ना पिस जाए। इसलिए मैं उसे पूरी दुनिया के सामने से छुपा कर रखता हूँ ताकि मैं उसे बिल्कुल सेफ रख सकूँ। तो दोजे कहता है कि मैं समझता हूँ सर, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आगे सेहन हेजू के पास जाता है और उसे कहता है कि कल एम्बेसडर की पार्टी है और एम्बेसडर की वाइफ बहरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में तुम मेरे साथ चलो। वाइफ के तौर पर नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ बहरी है और उन्हें हमारी बात समझाने के लिए एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है। इसलिए कल शाम 6 बजे तक तैयार हो जाना। सेहन ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन वो दोनों पार्टी में जाते हैं और वहाँ के सारे लोग उन दोनों को एक साथ देखकर ये समझने लगते हैं कि वो दोनों कपल्स हैं। तो सेयोन हेजू से कहता है कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर एम्बेसडर के पास जाते हैं और उन्हें जाकर हाय हेलो कहते हैं और एम्बेसडर उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें कपल ही समझ लेते हैं। लेकिन तभी हेजू उन दोनों की गलतफहमी को क्लियर कर देती है और उन्हें ये बताती है कि हम दोनों तो सिर्फ साथ में काम करते हैं, हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो एम्बेसडर ये बात सुनकर थोड़ा निराश होते हैं और कहते हैं कि कभी हमें अपनी वाइफ से तो मिलाओ। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए लेकिन आज तक कभी भी किसी ने तुम्हारी वाइफ को भी नहीं देखा और ना ही तुम्हारी वाइफ के बारे में कोई भी न्यूज आती है। तो सेयोन एम्बेसडर को ये बताता है कि मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है और आपको भी पता है कि मैं कौन सा काम करता हूँ और इस काम में कितना रिस्क है और मुझे उसकी सेफ्टी की फिक्र है। और एम्बेसडर को सेयोन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए इतना पॉजिटिव है। पर हेजू को सेयोन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसकी वाइफ होते हुए भी पूरी दुनिया के सामने ये नहीं बता सकती कि वो उसकी वाइफ है। और हेजू यही सब सोचकर बहुत ड्रिंक करती है। तभी सेयोन आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है, अब बस भी करो। तो हेजू कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तो सेयोन कहता है कि अभी तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी, तो इसीलिए चुपचाप यहीं पर रहो। तो हेजू को सेयोन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर हेजू सेयोन से कहती है कि तुम पूरी दुनिया को ये दिखाते हो कि तुम्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र है, इसीलिए तुम मुझे पूरी दुनिया के सामने लेकर नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम एक नंबर के कायर और बुज़दिल हो क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वाइफ गूंगी है। हेजू सेयोन को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है और सेयोन उसे बस देखते ही रह जाता है। आगे कुछ देर बाद सेयोन को फिर से उसी किडनैपर का कॉल आ जाता है। तो सेयोन फिर से उस किडनैपर को हल्के में लेने लगता है और उसे यही लगता है कि वो किडनैपर फिर से उसे बेवकूफ बना रहा है। तभी वो किडनैपर उसकी वाइफ के बारे में उसे सब कुछ बताता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि हेजू है और उसकी शादी पहले हेजू की बड़ी बहन हेना से होने वाली थी, लेकिन हेना शादी से भाग गई। तो डेली न्यूज के चेयरमैन ने अपनी बड़ी बेटी की जगह अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करवा दी ताकि वो 2 परिवारों के बीच के पार्टनरशिप को बरकरार रख सके। जब सेयोन ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इस किडनैपर को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई, जबकि इस बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता। तो सेयोन कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो किडनैपर कहता है कि आज तो तुम्हें अपनी वाइफ की बड़ी फिक्र हो रही है, कल क्या हो गया था। और यहाँ पर वो किडनैपर वो सारी बातें बताता है जो उसने कल हेजू के साथ किया था। सेयोन ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हेजू को प्रोटेक्ट नहीं कर सका और इसी वजह से सेयोन अपने हाथों को भी जख्मी कर लेता है और उस किडनैपर से कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो किडनैपर कहता है कि तुमने हेजू से शादी हेना की वजह से की थी और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ में हेजू की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है और ना ही तुम्हें उसकी कोई जरूरत है, तो तुम उसे छोड़ दो। तो सेयोन कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और एक बात अपने भेजे में डाल लो, जिस दिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगा उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद किडनैपर 10 मिनट पूरे होने से पहले ही फोन को कट कर देता है। सेयोन पागल हो जाता है और तभी हमें पता लगता है कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि हेजू ही है। हेजू ही किडनैपर का फोन का इस्तेमाल करके सेयोन को धमकी दे रही होती है कि वो उसे छोड़ दे। 10 मिनट होने से पहले ही कॉल कट। हेजू ने डर के फोन तो कट कर दिया था। फिर वो बाहर आती है और वो सेयोन को देखते ही भागने लगती है। सेयोन उसे देखकर उसे एक कमरे में लेकर आता है, जिसके बाद सेयोन उसके कपड़े वगैरह हटाकर देखने लगता है कि कहाँ पर उसे चोट लगी हुई है। जिसके बाद सेयोन उसे फोन मांगता है। हेजू तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हेजू को लगता है कि सेयोन को पता चल गया है कि उसके पास किडनैपर का फोन है, लेकिन सेयोन तो उसका फोन मांग रहा था क्योंकि हेजू को बात करना नहीं आता था। फिर वो फोन में टाइप करती थी और डायरी में लिखती थी, ऐसे ही दोनों कॉन्वर्सेशन करते थे। जिसके बाद सेयोन उसे बार बार पूछने लगता है कि कल रात को क्या हुआ था। जिसके बाद हेजू उसे सब कुछ बताने लगती है कि कल रात को क्या क्या हुआ था उसके साथ। जिसके बाद वो उसे डांटने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो। हेजू के लिए सेयोन ने फीमेल बॉडीगार्ड्स भी रखे थे, लेकिन हेजू हमेशा अकेले ही घुमा करती थी। सेयोन उसे उन दोनों के साथ ही घर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद सेयोन अपने असिस्टेंट डोजे को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कल उसके वाइफ के साथ क्या क्या हुआ। आज भी उस किडनैपर ने फिर से कॉल किया था, लेकिन डोजे की बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी वो किडनैपर की कॉल को ट्रैक नहीं कर पाता, उसका लोकेशन भी नहीं निकलवा पाता। नेक्स्ट सीन में हेजू बार बार अपने और सेयोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत अच्छा महसूस होता है कि सेयोन अपने वाइफ के बारे में सोचता है और उसे गुस्सा आता है अगर उसके वाइफ के साथ कुछ बुरा होता है तो, और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अचानक सेयोन के आने की वजह से वो डरते हुए अपना फोन न पर्स में छुपा देती है। सेयोन
आकर उसे कार की कीज मांगता है, क्योंकि उसे देखना था कार को चेक करके कि कल उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो नहीं दे रही थी, इसलिए वो पर्स के पास जाता है। हेजो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि पर्स के अंदर फोन था। फिर खुद ही आती है और कीज निकाल कर उसे दे देती है। फिर अचानक हेजो को याद आता है कि उसके कार में तो कैमरास लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सियोन देख लेगा कि वो बोल सकती है, क्योंकि उस दिन उसने बहुत ही ज्यादा चिल्लाया था किडनैपर के सामने ही, जिसके बाद वो भागकर नीचे जाने लगती है। और सियोन नीचे कार को चेक कर रहा था और वो देखता है कि किडनैपर ने कैसे कार को डैमेज कर दिया था, सीट में कैसे उसने नाइफ घुसाया है। ये देखकर तो सियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेजो के लिए टेंशन लेने लगता है कि उस दिन उसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। फिर वो जब कैमरा ऑन करता है उतने में उसके पास हेजो आ जाती है। जब वो दोनों कैमरा चेक करते हैं तो देखते हैं कि उस दिन का कोई भी फुटेज उस कैमरा में नहीं है। जिसके बाद हेजो सियोन को बताती है कि एक्सीडेंट के दिन ना उसने मैकेनिक को बुलवाया था। जब तक वो मैकेनिक आया था वो कार के पास जाकर देखने लगे कि किडनैपर कार के अंदर नहीं है। इसका मतलब किडनैपर ने सब कुछ पहले ही डिलीट कर दिया था। अचानक से एक बाइक आ जाता है। सियोन हीरो की तरह हेजो को बचाता है। हेजो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर वो बाइक वाले को संभल कर चलाने के लिए कहता है। बाइक वाला भी सॉरी कहता है। इससे पता चलता है कि वो हेजो के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव बना है। सियोन हेजो से कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए घर पर रहो और मैं तुम्हारे लिए एक न्यू कार भी बाय करके दूंगा कल ही। वो कहती है कि नहीं, मुझे कल कोर्ट में जाना है हेड के साथ और मुझे कुछ काम है वहाँ पर सियोन मना करने लगता है, पर हेजो के कहने पर उसे मानना पड़ता है। लेकिन वो उसके साथ बॉडीगार्ड्स को भी भेजने वाला था। फिर हेजो सियोन को बताती है कि तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं अपना काम छोड़ दूं, लेकिन तुमने भी तो मुझे सपोर्ट किया था और मैं काम करना चाहती हूँ और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहकर हेजो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सियोन असिस्टेंट डोजे को कॉल करता है और उसे बोलता है कि जहाँ से हेजो आई थी उस दिन उस रोड के हर एक सीसीटीवी फुटेज को उसे चेक करवाना होगा और हेजो के कार के बारे में भी उसे पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में सियोन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसे पता था कि उसकी मॉम हेजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो बार बार एक ही बात पर जिद करने लगती है कि उसकी वाइफ को उसका काम क्विट करना होगा, लेकिन सियोन कुछ भी नहीं बोलता है। ये देखकर तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहती थी कि ये शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि तुम उसे अब डाइवोर्स दे दो। सियोन कहता है कि नहीं, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। ये शादी मैंने अपने फादर की पॉलिटिकल रेपुटेशन बढ़ाने के लिए की थी। हेजो के डैड ने अपने चैनल की वजह से उनका रेपुटेशन बढ़ा कर रखा है, नहीं तो उनके बारे में जो स्कैंडल्स है वो तो उन्होंने खुद ने ही डुबाया है। नहीं तो सब लोगों को उनके काले चिट्टे के कारनामे पता चल जाते, जिसकी वजह से वो कभी भी अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा नहीं पाते और डैड की वजह से उनके चैनल को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पर हम सब ने उस शादी से कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया हुआ है, लेकिन हेजो इकलौती है जो मुंह बंद करके सब कुछ सहती रहती है। उसने बस मुझसे एक ही चीज मांगा है कि वो अपना काम कंटिन्यू करना चाहती है, तो मैं उसे काम करने दूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हेजो को दिखाया जाता है। हेजो कोर्ट में अपने हेड के साथ गई थी। वहाँ पर एक केस आया था, एक लेडी और उसके हस्बैंड के बीच में, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी और वो लेडी सुन भी नहीं पाती थी और वो बोल भी नहीं पाती थी। इसलिए हेजो का काम था उस औरत की बातें समझकर सब कुछ साइन लैंग्वेज में समझाना और हेजो की जो हेड होती है वो उनकी बातें समझकर सबको समझाती है उनके बारे में। नेक्स्ट सीन में दोजे सियोन को फुटेजेस ला कर देता है और दोजे और सियोन एक चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि हेजो की गाड़ी तो रुकी हुई थी, तब किडनैपर आराम से आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। किडनैपर की तो कोई भी जबरदस्ती वाली एंट्री नहीं हुई थी। ये देखकर तो दोनों ही हेजो को गलत समझ लेते हैं। वो दोनों यही समझते हैं कि हेजो ने ही किडनैपर को अंदर बुलाया है और किडनैपर शायद उसकी कोई जान पहचान का था। असल में तो हेजो की कार एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्योंकि किडनैपर ने उसकी कार को हैक कर लिया था, जिसके बाद वो आराम से अंदर आ गया था। सियोन फीमेल बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि अगर हेजो का काम हो गया हो तो वो उसे सही सलामत घर तक छोड़कर आ जाए। उतने में ही कोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वो दोनों कपल बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं। इसके बाद फीमेल गार्ड जाकर वो लड़ाई रुकवाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि हेजो वॉशरूम में होती है और वो कुछ अजीब सा नोटिस करती है कि कोई वॉशरूम के बाहर आया हुआ है। वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वापस से किडनैपर आया हुआ होगा। लड़ाई रुकने के बाद गार्ड्स जब हेजो को ढूंढने के लिए जाते हैं तो और उन्हें हेजो कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसके बाद परेशान होकर वो सियोन को इन्फॉर्म करते हैं और उस वक्त
वक्त सियोन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में था और वो मीटिंग छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो फोन में ही मैसेज करके उन दोनों से कांटेक्ट करता है। सियोन ये सुनकर घबरा जाता है और उन दोनों से कहता है कि जल्दी से हेजू को ढूंढो, आखिर तुम दोनों को मैंने उसके साथ क्यों भेजा था। हेजू के गायब होने की वजह से सियोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड सियोन को बताती है कि हेजू मिल गई है और वो किसी एक लड़के के साथ है। और ये सुनकर तो सियोन बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। वो तो बार बार पूछने लगता है कि कौन सा लड़का और फिर उसके फोटोज वगैरह मांगने लगता है। ये लड़का जो दिखाया जाता है वो इस ड्रामा का सेकंड लीड होता है। उसका नाम जोंगवू होता है। जोंगवू हेजू का कॉलेज फ्रेंड होता है और प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर होता है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी होता है। वो हेजू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन हेजू को इस बात की खबर नहीं थी। बहुत दिनों से उन दोनों की बातें नहीं हुई थी और उसने हेजू के लिए साइन लैंग्वेज भी सीखा ताकि वो उसके साथ बात कर सके। ये जेस्चर हेजू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जोंगवू हेजू को बताता है कि वो उसके डैड के न्यूज चैनल में कुछ दिनों के लिए काम करने वाला है, क्योंकि उसे एक क्रिमिनल ब्रांच के लिए बुलाया गया है। क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर था, इसलिए वो वहाँ पर जाने वाला था कुछ महीने के लिए काम करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेजू की जो मॉम होती है उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है और वो हेजू को हमेशा ऑर्डर दिया करती थी कि ये करो वो करो। इस बार वो उसके लिए कुछ कपड़े शॉपिंग करके ले लाई थी। वो हेजू को सजेस्ट करती है कि सियोन के साथ उसे रिश्ता स्ट्रॉन्ग रखना होगा ताकि उसके फादर को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सके, नहीं तो उसके फादर की न्यूज चैनल डूब जाएगी और उसे उसकी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, नहीं तो बहुत जल्द उसे डिवोर्स लेना पड़ सकता है। इससे पहले सियोन को उसके हाथों के मुट्ठी में लेना होगा। हेजू को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने मदर और स्टेप फादर के लिए ये सब कुछ करने लगती है। हेजू तो बहुत थक चुकी थी और इन सब से बाहर निकलना चाहती थी। वो तो सियोन से डिवोर्स लेना चाहती थी, इसीलिए उसे एक आइडिया आता है। वो हर रोज रात को 10 बजे सियोन को कॉल किया करती थी किडनैपर के फोन से। 10 बजे वो उसे कॉल करती है और फिर अपने ये फोटो उसे सेंड करती है और उसे कहती है कि ये ना तुम्हारी वाइफ की फोटो है, अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा। सियोन को लगता है कि ये एक फेक फोटो है, लेकिन हेजू उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ के थाई में एक तिल है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। कॉल कट हो जाती है। सियोन थोड़ा सा घबरा जाता है। सियोन की टीम को कुछ भी पता नहीं चलता कि किसने कॉल किया था। फिर सियोन उन लोगों को उसकी फोटो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन को याद आता है कि ये तो हेजू की फोटो है। फिर वो नहीं दिखाता और वहाँ से चला जाता है। हेजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सियोन ने फेक फोटो बोला था और वो फोटो लेने में उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। बहुत सारे फोटोज में से उसने एक फोटो सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट सीन में सियोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर वापस आता है। वो फौरन से हेजू के कमरे में घुस जाता है, क्योंकि कॉल कट होने से पहले हेजू इसे कहती है कि जाकर चेक कर लो। वो चेक करना चाहता था कि हेजू की थाई में वो तिल है या नहीं, लेकिन वो हेजू को कुछ भी नहीं बता रहा था। सियोन के इस बिहेवियर की वजह से हेजू ना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और सियोन को 3 साल पहले की बात याद आ जाती है। शादी के बाद हेजू इससे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, उसके लिए कुकिंग किया करती थी, फिर उसके साथ डांस वगैरह किया करती थी और वो उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। लेकिन सियोन उसे बहुत रूडली तरीके से मना करता है ये सब करने के लिए और हेजू को उसने अपने से बहुत ही ज्यादा दूर कर दिया था। अगले दिन सुबह हेजू देखती है कि सियोन तो घर पर ही है, वो काम पर नहीं गया था और फिर सियोन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर भी देता है। हेजू तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ इम्प्रेस्ड भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए न्यूज ऑफिस आया था, इसलिए ऑफिस के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और यूरी वहाँ पर फंस जाती है। जोंगवू आता है और यूरी को बचाता है। यूरी गलती से उसके हाथों पर हॉट कॉफी गिरा देती है और उसका हाथ जल जाता है। जोंगवू यूरी की टीम में ही काम करने वाला था, इसलिए वो यूरी से पूछता है कि क्या बाहर तुम सेलिब्रिटी का वेट कर रही थी। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो बस युआन की फैन हूँ। नेक्स्ट सीन में है जो हॉस्पिटल आती है अपने रियल फादर से मिलने के लिए। उसके फादर थोड़े मेंटली इल थे। वो अपने फादर को बोलती है कि आपने मुझे मॉम के साथ क्यों जाने दिया, अगर मैं आपके साथ रहती तभी अच्छा होता। फिर वो बोलते हैं कि मैं चाहता था कि तुम बहुत बड़ी एंकर बनो, लेकिन तुम नहीं बन पाई ना। और फिर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर वो बोलती है एंकर तो दूर की बात है, मैं तो बात ही नहीं करती किसी से। हेजू के रियल डैड के पास नाम फेम कुछ भी नहीं था और पैसा भी नहीं था, इसलिए हेजू की मॉम बचपन में ही उसे लेकर किसी और आदमी से शादी कर लेती है। सियोन अपने एक फ्रेंड हेजिन से मिलता है और इनडायरेक्टली वो अपने प्रॉब्लम्स को उसे बताता है और उसे कहता है कि उसके एक फ्रेंड को एक कॉल आता है और उस रैंडम कॉलर के पास उसकी वाइफ की एक फोटो थी प्राइवेट वाली। ये सुनकर हेजिन बोलने लगता है कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है,
में और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, जिसने उसके हस्बैंड को कॉल करके डिवोर्स मांगा होगा और उसकी वाइफ भी यही चाहती होगी। और ये सुन के ना सियोन को और भी ज्यादा टेंशन आने लगता है और उसे ना कार वाली फुटेज की बात याद आती है। वो सोचता है शायद हेजू ने ही दरवाजा खोलकर किडनैपर को अंदर बुलाया होगा, क्योंकि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसकी जान पहचान का ही था। और रात के 10 बजते ही हेजू सियोन को कॉल करती है किडनैपर के कॉल से। सियोन उसका कॉल नहीं उठाता और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद कॉल करो। एक्चुअली ये तो सियोन का प्लान होता है ताकि उसकी टीम अच्छे से उस कॉल को ट्रैक कर पाए और उसकी टीम पूरी तैयारी में होती है कॉल ट्रैक करने के लिए। हेजू सियोन के कॉल का वेट करने लगती है और उसे इमेजिन करने लगती है और हेजू सियोन से बहुत ही ज्यादा बातें करने लगती है। और फिर जब हेजू उसे कॉल करने जाती है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उसे आवाज आता है और वो वहम सोचती है। फिर हेजू को सियोन की टेंशन होने लगी, वो घर जाती है। सियोन घर पर नहीं होता और वह बाहर बैठकर ही सियोन का वेट करती है। सुबह हो जाती है लेकिन सियोन अभी तक घर नहीं लौटा था। फिर वो न्यूज देखती है कि सियोन के ऑफिस में एक ब्लास्ट हुआ है। कल रात को एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया था और उसने ब्लास्ट किया है। और ये देखकर तो हेजू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उतने में ही सियोन घर वापस आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे चोट भी लगी हुई थी। वो हेजू के पास आता है और बहुत ही पोलाइटली तरीके से उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, मुझे कुछ चेक करना है। ये बोलकर वो उसका ड्रेस हटाने लगता है। हेजू तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ये सीन यहीं पर कट होकर स्टोरी पास्ट में दिखाई जाती है। 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि हैना और सियोन की शादी फिक्स हुई है। हेजू की शादी एक और रिच आदमी के साथ फिक्स हुई है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुरा था और हेजू की मदर बहुत ही ज्यादा बुरी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करने वाली थी। हैना ने ये सब बोला था सियोन को और हैना को भी ये शादी नहीं करनी थी, इसीलिए सियोन डिसाइड करता है कि वो हैना से नहीं बल्कि हेजू से शादी करेगा। और सबको लगता है कि हैना भाग गई थी इसलिए उसने हेजू के साथ शादी की थी। एंड गाइस ये कहा जाता है कि सियोन अपने ऑफिस में उस किडनैपर के फोन का इंतजार कर रहा होता है और उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी इस काम पर लगा देता है ताकि वो इस बार उस किडनैपर को पकड़ ही ले। तभी एक डिलीवरी बॉय उसके ऑफिस के सारे सिक्योरिटीज को तोड़कर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से सियोन भी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब सियोन को होश आता है तो वो अपने कलीग से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ था ऑफिस में, और उसका कलीग उसे सारी बातें बताने लगता है। सियोन जैसे ही उठता है वो सबसे पहले अपनी वाइफ के बारे में ही पूछने लगता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ठीक है तो वो राहत महसूस करता है। आगे दोजी सियोन को बताता है कि इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर पुलिस को पता लग गया है कि वो किडनैपर आपको ब्लैकमेल कर रहा था तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। वैसे पुलिस को भी अभी भी उस बारे में ज्यादा पता नहीं चला है, वो भी अभी भी जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। सियोन कहता है उस किडनैपर ने मुझसे पंगा लिया और मेरे ऑफिस में आकर हमला किया है और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उसे लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होऊंगा, लेकिन मैं उस बंदे के बारे में इनडायरेक्टली पता जरूर लगाऊंगा। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर हेजू को सियोन के ऑफिस के धमाके के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वहाँ से सियोन आ जाता है, वो हेजू की तरफ आता है और वो उसे टेबल पर बिठाकर उसे काइंडली पूछने लगता है। उसे कहता है कि आजकल मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और ये सारा मामला तुमसे ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ पता लगाना है, इसीलिए प्लीज कोऑपरेट करो। और सियोन हेजू के थाई के तिल को देखने की कोशिश करने लगता है तो हेजू मना करने लगती है। तो सियोन उसे अपने बाहों में उठाकर उसे बेडरूम में लेकर आता है और वहाँ जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, पर हेजू उसे रोक लेती है। उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, क्या ये हमला उस किडनैपर ने किया है? तो सियोन कहता है कि हाँ, एक पागल इंसान ने मेरे ऑफिस में बम रख दिया था, इस वजह से ये धमाका हो गया। हेजू उसे सवाल पूछने वाली होती है, तभी सियोन उसके हाथ नोट पेन छीन लेता है और कहता है तुमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना। क्या तुम उस किडनैपर के बारे में कुछ भी नहीं जानती? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता जो मुझे जानना चाहिए? तो हेजू कहती है मुझे उस किडनैपर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सियोन कहता है कि अगर तुम्हें उस किडनैपर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उस किडनैपर को तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? और यहाँ पर हेजू फिर से तिल चेक करने की कोशिश करता है, पर उसका ज़मीर उसे ये करने की इजाजत नहीं देता और वो यहीं पर रुक जाता है और हेजू उसे धक्का देती है। कहती है उस किडनैपर को मेरे बारे में क्या पता है और तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? उस किडनैपर ने मुझे किडनैप किया और तुम पर हमला करने की कोशिश की, इन सारे मामलों में मेरा क्या लेना देना है जो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? तो सियोन कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या
कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेजू कहती है कि नहीं। तो सियान उसे कुछ कहने वाला होता है तो इतने में ही उसे दोजे का कॉल आता है। तो वो हेजू के ड्रेस को नीचे करता है और कहता है आज मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। और सियान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हेजू ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। आगे दोजे सियान को बताता है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की है। मामले में मुझे ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे हम उस किडनैपर तक पहुंच सके, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये सारा काम किसी सीरियल किलर का है जो आप पर 24 घंटे नजर रख रहा है, इसीलिए आपको सावधानी से रहना चाहिए। आगे सियोन हेजू के पास जाता है और उसका फोन मांगने लगता है। सियोन ये चेक करना चाहता था कि उसका फोन हैक हुआ है या नहीं। हेजू सियोन को फोन तो दे देती है पर बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कहीं उसके करतूते सियोन के सामने ना आ जाए। ये सब सोच कर पागल हो जाती है। दूसरी तरफ यूरी सोंगवो की इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर रही होती है क्योंकि सोंगवो उन लोगों के चैनल पर एक क्राइम शो करने वाला होता है। यूरी सोंगवो के पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो इंटरव्यू में इन सबको दिखा सके। तो सोंगवो यूरी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर सारे क्रू मेंबर्स भी पूरी तरह से डर जाते हैं। जिसके बाद सोंगवो उन लोगों को आधी स्टोरी सुनाकर वहाँ से चला जाता है उसे हेजू के साथ डिनर करना था। दूसरी तरफ सियोन हेजू के फोन को पूरी तरह से चेक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि हेजू का फोन हैक नहीं हुआ। जिसके बाद सियोन हेजू का फोन चेक करने लगता है तभी उसे एक मैसेज आता है और वो किसी और का मैसेज नहीं बल्कि सोंगवो का ही मैसेज होता है। और उसे पता चलता है कि वो दोनों आज दोपहर को लंच के लिए मिलने वाले हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद सियोन जेलस हो जाता है। जिसके बाद सियोन अपना सारा काम धाम छोड़कर उसी रेस्टोरेंट की बुकिंग करवाने लग जाता है। उतने में उसे यूरी की मैसेज आती है जो उसे अपने साथ लंच के लिए बुला रही होती है और सियोन इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाता है ताकि वो किसी भी तरह से हेजू के करीब जा सके। नेक्स्ट सीन में सोंगवो और हेजू लंच कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पर यूरी आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोंगवो से पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। सोंगवो कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं और यूरा कहती है कि आप लोग अपना लंच एंजॉय करो। ये कहकर यूरा अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उतने में ही वहाँ पर सियोन आ जाता है। हेजू सियोन को देखते ही पूरी तरह से डर जाती है कि कहीं आप और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सियोन जैसे ही रेस्टोरेंट आता है तो वो सीधा हेजू के पास ही जाता है और हेजू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूरी जब देखती है कि सियोन हेजू को जानता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद आगे चारों मिलकर एक साथ लंच करते हैं। यहाँ पर सियोन सबको बताता है कि वो हेजू को इसलिए जानता है क्योंकि मिस्टर एम्बेसडर की पार्टी में ये एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर उसके साथ गई थी। जिसके बाद ये सारे लोग एक साथ लंच करना स्टार्ट करते हैं। वो अपने प्लेट में से सारे मीट काट कर हेजू को देता है ताकि वो अच्छे से खा सके। सियोन को ये सब कुछ देखकर जेलसी का दौरा ही पड़ जाता है पर बेचारा जानबूझकर भी ये सारी बातें किसी को बता नहीं सकता कि हेजू उसकी वाइफ है। जिसके बाद सियोन सोंगवो के बारे में पूछने लगता है तो सोंगवो कहने लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और फिलहाल मैं यूरी के आने वाले शो में काम करने वाला हूँ। तो सियोन सोंगवो के बारे में और भी पूछने लगता है कि उसकी शादी हुई या नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो सोंगवो कहता है कि कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो सियोन जल्दबाजी में हाँ भी कह देता है। सोंगवो तो ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। हेजू ये सब कुछ देखकर पगला रही होती है और उसके हाथों से ड्रिंक भी गिर जाती है और सोंगवो उसमें उसकी हेल्प करने लगता है। जिसके बाद हेजू बाथरूम का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। इधर सियोन को भी देजू का कॉल आता है तो वो बात करने के बहाने से भी वहाँ से चला जाता है। उसका कॉल कट होते ही वहाँ पर हेजू आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे हो। तो सियोन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो हेजू कहती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे और सोंगवो के बीच ऐसा वैसा कुछ चल रहा है। तो सियोन कहता है कि क्या सच में तुम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ चल रहा है। हेजू उसे बताने ही वाली होती है कि सोंगवो उसके टाइप का बंदा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तभी सियोन उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है और बहुत ही अच्छा इंसान है। खैर छोड़ो, मुझे उस गधे से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों इतने सालों से एक साथ रहते हैं। तुम मेरे बारे में कितना जानती हो और मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और सियोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उतने में ही हेजू को भी सेंटर से कॉल आ जाता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। आगे सेंटर में हाजिन उसे एक इंटरव्यू फॉर्म देती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना होगा क्योंकि ये मौका तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम मिल गया तो तुम्हारी लाइफ तो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो हेजू को समझ में नहीं आता है कि वो इस इंटरव्यू के लिए जाए या नहीं जाए और हेजू हाजिन को बताती है कि वो अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसका पति उसे मारना चाहता है। तो जब हाजिन ये सारी बातें सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता, उल्टा वो हेजू
उसे कहती है कि तुम्हारा पति ऐसा नहीं चाहता होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा, इसलिए मैं गुस्से में ये सारी बातें कही होगी उसने तुमसे। तो हेजू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहता है, इसलिए ही मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो हाजिन कहती है कि अगर तुम अपने पति से सच में डिवोर्स लेना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि इस समाज में एक तलाकशुदा औरत की कोई इज्जत नहीं है और कोई भी उसे नहीं पूछता, और तुम्हारा जब डिवोर्स हो जाएगा तो तुम अपना खर्चा पानी कैसे उठाओगी। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनना होगा, ताकि तुम इस समाज में खुद की एक अलग पहचान बना सको, और इसलिए तुम्हें इस इंटरव्यू में पास होना होगा, समझी। हेजू भी इसी बारे में सोचने लगती है, क्या उसे ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी तरफ सियोन ऑफिस जाता है और देजू से कहता है कि वो संग्यू की पूरी कुंडली निकाल कर लेकर आए, वो क्या करता है, कहाँ रहता है और उसकी पास्ट की स्टोरी क्या है। तो देजू जब उसका नाम सुनता है तो वो सियोन को बताता है कि ये एक बहुत ही फेमस बंदा है और वो एक साइकेट्रिक्स डॉक्टर भी है और उसका एक यूट्यूब पर चैनल भी है और इसने बहुत सारे क्राइम केसेस को सॉल्व भी किया है और इसकी पॉपुलैरिटी लड़कियों में बहुत ज्यादा है और आजकल ये एक क्राइम शो पर काम भी कर रहा है। और यहाँ पर देजू सियोन के सामने संग्यू की खूब तारीफें करता है। सियोन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो देजू से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं जानना, मुझे बस उसके लाइफ के बारे में जानना है, इसलिए सब कुछ पता करो और मुझे बताओ, ठीक है ना। ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में है जो किडनैपर के कॉल से सियोन को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दे। तो सियोन हेजो को डाइवोर्स देने से मना करता है। उल्टा उस किडनैपर से वो ये कहता है कि मेरा और हेजो का डाइवोर्स हो जाएगा तो उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। हेजो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है और अपने इमेजिनेशन में सोचने लगती है कि वो सियोन को इसका क्या जवाब देगी। सियोन जब घर आता है तो हेजो से पूछता है कि क्या तुमने इंटरव्यू की तैयारी कर ली है। तो हेजो इससे पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करूं? अगर तुम्हारे ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई तो सबके सामने मेरा चेहरा और मेरा नाम भी याद आ जाएगा। क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे? तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी, क्या पता तुम्हें ये जॉब ना मिले। तो हेजो कहती है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और पूरी श्योर हूँ कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। तो सियोन कहता है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस का काम है, इतनी आसानी से यहाँ पर किसी को जॉब नहीं मिलती। तो हेजो कहती है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो क्या उसके आगे का मामला तुम हैंडल कर पाओगे? तो सियोन कहता है कि पहले देखते हैं कि तुम्हें जॉब मिलती है या नहीं, उसके बाद हम बाद में करेंगे। और सियोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हेजो के रूम में ही सोने के लिए चला जाता है। सियोन को फिक्र हो रही होती है कि वो किडनैपर कहीं हेजो को कुछ कर ना दे। हेजो सियोन को अपने रूम में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सियोन से पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सियोन कहता है कि मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ पर आकर चुपचाप से सो जाओ। सियोन लाइट ऑफ करके सोने लगता है तो हेजो उसे सोने नहीं देती। तो सियोन हेजो से कहता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे पास सोऊंगा तो तुम्हें मैं कुछ कर दूंगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कितने सालों से एक साथ है, जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो आज एक बेड पर सोने के बाद क्या ही हो जाएगा। और सियोन ये कहकर सोने के लिए जाता है पर हेजो उसे सोने ही नहीं देती। तो सियोन कहता है कि मैं अपनी पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि तुम मेरे साथ इसलिए नहीं सोना चाहती क्योंकि तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है। तो सियोन यहाँ पर हेजो को बहुत ही प्रोवोक करने लगता है तो हेजो गुस्से में जाकर बेड पर सो जाती है और फाइनली ये दोनों पहली बार एक साथ एक बेड पर सोते हैं और आपको यहाँ पर इन दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे सियोन हेजो से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हादसा हुआ, तुमने जो भी बातें सुनी, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो सब दोबारा कभी भी नहीं होगा। तो हेजो अपने मन में सोचती है कि मैं वो बात कैसे भूल जाऊं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे, और हेजो यही सब कुछ सोचते सोचते सो जाती है। यहाँ पर सियोन के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो हेजो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है पर वो उसे बता नहीं पाता। आगे हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि हेजो बचपन से गूंगी नहीं थी, बल्कि उसकी माँ ने उसे गूंगी बनने पर मजबूर किया था क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर हॉन्ग के बड़े बेटे की मौत हो गई थी और उनकी बड़ी बेटी बहरी हो गई थी और हेजो को बस कुछ खरोचे आई थी और इस वजह से हेजो की मॉम हेजो को गूंगी बनने में मजबूर कर देती है ताकि चेयरमैन को उन लोगों पर दया आ सके और हेजो की मॉम चेयरमैन के पैसों पर राज कर सके। आगे वो रिपोर्टर सियोन से पूछता है कि तुमने मुझे जिस कपल के बारे में बताया था, क्या उस कपल ने अपने वाइफ के बारे में चेक किया? क्या उसे पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर है या नहीं? तो सियोन उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को चेक नहीं किया क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना निकल जाए और वो उसे बर्दाश्त ना कर पाए। तो वो रिपोर्टर
कहता है कि वो बंदा अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो वो चेक नहीं कर पा रहा। आगे वो किडनैपर हेजू के रियल फादर को किडनैप कर लेता है और वो हेजू से कहता है कि मुझे पता है कि मेरा फोन तुम इस्तेमाल कर रही हो और अपने पति को ब्लैकमेल कर रही हो, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो हेजू उस किडनैपर को बताती है कि वो सियोन से डाइवोर्स चाहती है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। तो वो किडनैपर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो हेजू से कहता है कि तुम इसी तरह से कॉल करती रहो उसे और डिस्टर्ब करती रहो। अगर तुमने उसे कॉल करना बंद कर दिया तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे पापा के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। जो इस किडनैपर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है। अपने पापा को सही सलामत देखकर बेचारी खूब फूट फूट कर रोती है। आगे वहाँ पर पुलिस भी आती है और वो हेजू से कहती है कि वो इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करा दे ताकि वो जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ सके। हेजू पुलिस स्टेशन जाती है उस किडनैपर के बारे में रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तभी वो किडनैपर पुलिस वाले का रेडियो हैक कर लेता है और हेजू को डराने की कोशिश करता है और उसे धमकी भी देता है कि उसे अपने पति को कॉल करना ही होगा। हेजू तो उस किडनैपर की आवाज सुनकर इतना डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वालों को कार रोकने के लिए कहती है। आगे हेजू कार से बाहर निकलकर खूब रोती है। वो इतना ज्यादा रोती है कि उसे अपनी फूटी किस्मत पर रोना आता है। इस पूरी दुनिया में उसके साथ ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट करे। यही सब कुछ सोच कर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो तभी यहाँ पर सियोन की एंट्री होती है जो उसका साथ देने के लिए वहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आया हुआ होता है। आगे हमें सियोन को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में होता है और इतने में सियोन को यंग जो सिल्वर केयर हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो हॉस्पिटल वाले सियोन के फादर इन लॉ के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हेजू का कोई आता पता नहीं चल रहा है। कॉल कट होने के बाद प्रेसिडेंट सियोन से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सियोन उन्हें बताता है कि उसके फादर इन लॉ के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है और उसकी वाइफ का लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मेरे ऑफिशियल व्हीकल्स लेकर चले जाओ, तुम जल्दी पहुंच जाओगे और तुम्हें कोई बीच में रोकेगा भी नहीं। सियोन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उसे हेजू को जल्द से जल्द ढूंढना था। क्योंकि ये न्यूज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था हेजू के लिए और वो जल्दी से निकल पड़ता है हेजू को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं कि वो हेजू के लिए बहुत ही ज्यादा डर गया था कहीं किडनैपर ने उसे कुछ न किया हो। कुछ भी करके वो हेजू के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। दूसरी तरफ हेजू किडनैपर की आवाज सुनकर इतने ज्यादा डर जाती है कि चिल्लाने लगती है, कार को रोकने के लिए कहती है। आगे हेजू कार से बाहर निकलकर खूब रोती है और अपनी फूटी किस्मत पर रोती है क्योंकि इस दुनिया में उसके साथ देने के लिए कोई भी नहीं होता है उसके साथ जो उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट करे। और वो यही सब सोच कर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पति सियोन की एंट्री होती है जो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आया होता है उसके लिए। और वो पुलिस वाला सियोन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सियोन को देखते के साथ ही सियोन को सल्यूट करने लगता है और वो सियोन से पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सियोन उस पुलिस वाले से कहता है कि इस मामले के आगे की प्रोसेस मैं करूंगा, मैं आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। तो वो पुलिस वाला आखिरकार सियोन से पूछ लेता है कि आपका इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। तो सियोन यहाँ पर सबके सामने प्राउडली कहता है कि हेजू उसकी वाइफ है। हेजू तो सियोन के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सियोन हेजू को यहाँ से ले जाकर कार में बिठा देता है और वो आगे पुलिस वालों के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इस मामले को पूरी तरह से जांच करे लेकिन उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करे। और वो पुलिस वाला मान जाता है लेकिन उसके बदले वो सियोन से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। सियोन भी इसके लिए हाँ कह देता है और आगे सियोन हेजू के पास जाता है और हेजू से कहता है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे पापा के बारे में पता था क्योंकि हॉस्पिटल वालों के पास मेरा नंबर था। तो हेजू तो ये पूरी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि सियोन को पहले से ही पता था कि हेजू के रियल फादर मिस्टर वोंग नहीं बल्कि मिस्टर ना जे चूल है। आगे सियोन हेजू से कहता है कि तुम अपने पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दूंगा। हेजू तो ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो सियोन कहता है कि तुम जितना चाहे उतना रो लो, अपने आंसुओं को मत रोको। उसके बाद सियोन हेजू को होटल लेकर आता है और उसे वहाँ कंफर्टेबल महसूस कराने लगता है। पर हेजू को सियोन का ये ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आता। एक पल तो वो इतना अच्छा इंसान बन जाता है और दूसरे ही पल वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसे हेजू बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। आगे सियोन हेजू के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता है, उसे कहता है कि कुछ खा लो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर में आ जाना नीचे। फैमिली मीटिंग का सुनते ही हेजू उसके साथ ही जाने लगती है तो सियोन उसे रोक लेता है। तो सियोन उसे कहता है कि तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उस शौक से अभी तक बाहर नहीं निकली हो। तो सियोन हेजू से कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, कुछ खाकर रेस्ट कर लो और उसके बाद नीचे आ जाना। ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। सियोन जब नीचे जाता है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो। सियोन कहता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि उसे कॉल करो। तो सियोन अपना फोन निकालता है और टेबल पर रख देता है और कहता है कि चलो खाते हैं क्योंकि मेरे पास 1 आवर का ही टाइम है। क्या आप लोगों को मुझसे कुछ बातें नहीं करनी है या मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं सिर्फ आपको
अपने पोजीशन की ही पड़ी है। उसके मम्मी पापा कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में हमें हेजू को दिखाया जाता है जो थोड़ा खाना खाकर सो रही थी। और जैसे ही सोकर उठती है तो वो जल्दी से टाइम देखती है। टाइम देखकर तो वो डर जाती है कि लेट हो गया। वो फौरन से नीचे चली जाती है। सियोन जैसे ही नीचे आती है तो वहाँ पर उसके फादर इन लॉ उसके गूंगेपन होने की वजह से बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाने लगते हैं। तो हेजू उन लोगों की बातें चुपचाप सुन लेती है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। पर सियोन को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और सियोन हेजू को लेकर जा रहा होता है तो सियोन के पापा गुस्से में इस हेजू पर ग्लास फेंकने लगते हैं। जल्दी से उसे साइड में कर लेता है और सियोन को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है अपने पापा, क्योंकि सियोन के पापा जबरदस्ती उसे इलेक्शन में घुसाना चाहते हैं ताकि सियोन की पॉपुलैरिटी उनके काम आ सके। इन्हें इलेक्शन में इन सब का फायदा। और सियोन को अपने पापा के पॉलिटिक्स लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। उसे बस अपने काम से प्यार होता है जो उसने अपने मेहनत से बनाई थी और वो उसी काम में खुश होता है। कहता है कि अभी आपने जो हेजू के साथ किया है आपको क्या लगता है मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा ये काम छोड़कर उनके साथ पॉलिटिक्स में आ जाए, जो सियोन बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसी बात को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहस होती है। सियोन यहाँ पर अपने पापा को सच का आईना भी दिखाता है और उन्हें ये भी कहता है कि आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वो मेरे दादाजी का बनाया हुआ है और आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बन सके, इसीलिए तो अब आपको मेरे सहारे की जरूरत है प्रेसिडेंट बनने के लिए। और आपको क्या लगता है आप जिस तरह से हेजू के साथ और मेरे साथ बिहेव करते हैं मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो हेजू को लेकर चला जाता है। आगे सियोन हेजू से कहता है कि तुम्हें उन लोगों की बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और नेक्स्ट सीन में हेजू के सारे दोस्त हेजू को ऑल द बेस्ट कहते हैं कल के इंटरव्यू के लिए और सियोन भी पीछे से आकर हेजू को ऑल द बेस्ट कहता है कल के इंटरव्यू के लिए। तो हेजू सियोन से कहती है कि अगर मुझे ये जॉब मिल गई और तुम्हारी फैमिली को पता चल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सियोन उसे कहता है कि कब तक तुम दूसरों के हाथों की कठपुतली बंद कर रहोगी, कभी तो अपनी लाइफ खुलकर जिया करो, अपने पेरेंट्स की और मेरे पेरेंट्स की बातों को मानना छोड़ दो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो और तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है तुम वो करो। यहाँ पर सियोन हेजू को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। और आगे इंटरव्यू का दिन आ जाता है और हेजू अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देती है। बेटे सभी लोगों को उसका इंटरव्यू अच्छा लगता है। इधर सियोन भी उसका इंटरव्यू देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि हेजू उसके बोलने से पहले ही उसकी बातों को कंप्लीट कर रही है और वो इस बात को पता लगाने के लिए वो सीधा इंटरव्यू में पहुंच जाता है और वो हेजू से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि मेरे बोलने से पहले तुम मेरे बातों को कंप्लीट कैसे कर रही हो। तो हेजू उसे बताती है कि मैंने आपकी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे पता है कि अब आप आगे क्या बोलने वाले हैं। सियोन तो हेजू की मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सियोन हेजू के आगे बहुत सारे टेस्ट लेता है पर हेजू सारे टेस्ट को अच्छे से पास कर लेती है, जिसके बाद सियोन हेजू के इस तरह के टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। आगे कांग सियोन को इंटरव्यू के सारे लिस्ट ला कर देता है और उसे बताता है कि हमने सारे इंटरव्यूज ले लिए और कल तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और कांग सियोन को ये भी बताता है कि मुझे सारे कैंडिडेट्स में हेजू का इंटरव्यू बहुत पसंद आया क्योंकि वो आपकी सारी बातें सबके सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रही थी। उसके बताने के तरीका बहुत ही पसंद आया तो सियोन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सियोन यहाँ पर कहता है कि मुझे भी वो बहुत ही पसंद है और फाइनली सियोन यहाँ पर एक्सेप्ट कर ही लेता है कि उसे हेजू बहुत ही पसंद है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सियोन मिसेस हंग उनका रियल बेटा नहीं है और मिसेस हंग सियोन को अपने बेटे की तरह ही बनाने की कोशिश करती है ताकि वो इस सोसाइटी में सरवाइव कर सके। और सियोन को ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता पर उसे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। और इधर हेजू की भी सेम हालत होती है, उसकी मामू से वो सब कुछ करवाती है जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है पर उसे मजबूरन अपनी मॉम की सारी बातों को मानना पड़ता है। सियोन और हेजू की बचपन की कहानी एक जैसी ही होती है जो सियोन को हेजू की तरफ और भी अट्रैक्ट करती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि सियोन हेजू से बचपन से ही प्यार करता है और प्रेजेंट में कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतने जल्दी बड़ी हो गई। आगे होंग हेना की एंट्री होती है। जब हेजू को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से पैनिक करने लगती है क्योंकि सियोन ने शादी के दिन ही उसे बताया था कि ये उस रिंग की असली हकदार नहीं है। और सियोन उसे तब कहता है कि जब इस रिंग की असली हकदार वापस आएगी तो उसे ये ओहदा छोड़ना पड़ेगा। हेजू ये सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर से किडनैपर वाली फोन से सियोन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे पूछा था ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और इसमें मेरा फायदा क्या है। उसे कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली होंग हेना को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से तुम्हारी शादी हेजू से हो गई। एक दिन होंग हेना वापस आएगी तो उसके आने से पहले ही हेजू को डाइवोर्स दे दो, इससे पहले की चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो सियोन उसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में पूरी हिस्ट्री पता कर ली लेकिन अभी भी तुम्हें मेरे बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं पता। होंग हेना शादी से फरार होने से पहले मुझसे मिली थी और हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि वो कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। तो तुम्हारा ब्लैकमेल करने का ये मोटिव भी
पूरी तरह से बेकार हो गया और आप बताओ कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। हेजू तो ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और फिर कॉल कट कर देती है ये सोचने कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या डील हुई। अगले दिन जोंगवन न्यूज डेली 17th एनिवर्सरी होती है और यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और इतने चकाचौंध माहौल में हेजू अकेली होती है। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसके साथ हो, तो हेजू टेरेस पर चली जाती है और वहाँ जाकर ड्रिंक करने लगती है अकेली ही। और वो फिर से किडनैपर की कॉल से सियोन को कॉल करती है और अपने दिल की साड़ी भड़ास उस पर निकाल देती है और उसके सामने अपनी ही बुराई करने लगती है। वो एक नंबर की जल्दी बेवकूफ है, उसे अमीरों के साथ उठना बैठना नहीं आता। और यहाँ पर हेजू अपनी ही बुराई सियोन से करने लगती है और रोने भी लगती है। तो सियोन कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में बुरा भला कहने से पहले एक बात सोच लेना कि मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर सियोन हेजू की तारीफें करता है और कहता है कि मैं जब भी अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। ये सब सुनकर हेजू उसे कहती है अगर तुम्हारी वाइफ इतनी ही अच्छी है और तुम अपनी वाइफ के साथ रहकर इतना ही कंफर्टेबल महसूस करते हो तो तुम अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह क्यों नहीं रहते। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर सियोन हेजू को ऐसे टेरेस के ऊपर खड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और शॉक्ड भी हो जाता है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब सियोन पुलिस स्टेशन गया था तो वहाँ जाकर उसे ये बात पता चलती है कि हेजू बोल सकती है कि हेजू ने उसे ये बात छुपा कर रखी। ये पता चलने पर तो सियोन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट 4 भी एंड हो जाता है। एंड गाइस इसका 5th एपिसोड आपको 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना ताकि आप इसका 5th एपिसोड मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।